विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भारत के विभिन्न भागों और भाषाओं में बनने वाली फिल्में आती हैं, जिनमें हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भारत के विभिन्न भागों और भाषाओं में बनने वाली फिल्में आती हैं, जिनमें हिंदी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, असमिया सिनेमा, मैथिली सिनेमा, हॉलीवुड, ब्रजभाषा चलचित्रपट, गुजराती सिनेमा, हरियाणवी सिनेमा, कश्मीरी, जॉलीवुड, कन्नड़ सिनेमा, मलयालम। भारतीय सिनेमा। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भारत के विभिन्न भागों और भाषाओं में बनने वाली फिल्में आती हैं, जिनमें हिंदी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, असमिया सिनेमा, मैथिली सिनेमा, हॉलीवुड, ब्रजभाषा चलचित्रपट, गुजराती सिनेमा, हरियाणवी सिनेमा, कश्मीरी, जॉलीवुड, कन्नड़ सिनेमा, मलयालम सिनेमा, मराठी सिनेमा, उड़िया सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, राजस्थान का सिनेमा, कॉलीवुड और बारला सिनेमा शामिल हैं। भारतीय सिनेमा ने 20वीं सदी की शुरुआत से ही विश्व के चलचित्र जगत पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। भारतीय फिल्मों का अनुकरण पूरे दक्षिणी एशिया, ग्रेटर मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व सोवियत संघ में भी होता है। भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या की वजह से अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी भारतीय फिल्मों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गए हैं। एक माध्यम के रूप में सिनेमा ने देश में अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की और सिनेमा की लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सभी भाषाओं में मिलाकर प्रति वर्ष 1600 तक फिल्में बनी हैं। भारतीय सिनेमा किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लोगों द्वारा देखी गई फिल्मों का उत्पादन करता है। 2011 में पूरे भारत में 3.5 बिलियन से अधिक टिकट बेचे गए, जो हॉलीवुड से 900,000 अधिक थे। भारतीय सिनेमा कभी कभी बोलचाल की भाषा में इंडीवुड के रूप में जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाते हैं। दादा साहब फाल्के के भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रतीक स्वरूप और 1969 में दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष में भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना उनके सम्मान में की गई। आज ये भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित और वांछित पुरस्कार हो गया है। 20वीं सदी में भारतीय सिनेमा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनेमा, हॉलीवुड तथा चीनी फिल्म उद्योग के साथ एक वैश्विक उद्योग बन गया। 2013 में भारत वार्षिक फिल्म निर्माण में पहले स्थान पर था। इसके बाद नाइजीरिया सिनेमा, हॉलीवुड और चीन के सिनेमा का स्थान आता है। वर्ष 2012 में भारत में 1602 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिसमें तमिल सिनेमा अग्रणी रहा, जिसके बाद तेलुगु और बॉलीवुड का स्थान आता है। भारतीय फिल्म उद्योग की वर्ष 2011 में कुल आय $1.86 अरब की रही। बढ़ती हुई तकनीक और ग्लोबल प्रभाव ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदला है। अब सुपर हीरो तथा विज्ञान कल्प जैसी फिल्में न केवल बन रही हैं, बल्कि ऐसी कई फिल्में एंथीरन, रा, वन, ईगा और क्रिश 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रूप में सफल हुई है। भारतीय सिनेमा ने 90 से ज्यादा देशों में बाजार पाया है, जहां भारतीय फिल्में प्रदर्शित होती हैं। दंगल दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक की कमाई करके अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर बन गई। सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अडूर गोपाल कृष्णन, बुद्धदेव दासगुप्ता, जी अरविंदन, अपर्णा सेन, शाजी एन करुण और गिरीश कासरावल्ली जैसे निर्देशकों ने समानांतर सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वैश्विक प्रशंसा जीती है। शेखर कपूर, मीरा नायर और दीपा मेहता सरीखे फिल्म निर्माताओं ने विदेशों में भी सफलता पाई है। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रावधान से 20वीं सेंचुरी फॉक्स, सोनी पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स आदि विदेशी उद्यमों के लिए भारतीय फिल्म बाजार को आकर्षक बना दिया है। एवीएम प्रोडक्शंस, प्रसाद समूह, सन पिक्चर्स, पीवीपी सिनेमा, जी, यूटीवी, सुरेश प्रोडक्शंस, इरोज फिल्म्स, अयनगन इंटरनेशनल, पिरामिड साइमेरा, आस्कार फिल्म्स, पीवीआर सिनेमा, यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और एडिलेब्स आदि भारतीय उद्यमों ने भी फिल्म उत्पादन और वितरण में सफलता पाई। मल्टीप्लेक्स के लिए कर में छूट से भारत में मल्टीप्लेक्सों की संख्या बढ़ी है और फिल्म दर्शकों के लिए सुविधा भी। 2003 तक फिल्म निर्माण, वितरण,
प्रदर्शन से संबंधित 30 से ज्यादा कंपनियां भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की गई थी, जो फिल्म माध्यम के बढ़ते वाणिज्यिक प्रभाव और व्यवसायीकरण का सबूत हैं। भारतीय सिनेमा उद्योग भाषा द्वारा खंडित है। बॉलीवुड या हिंदी भाषा फिल्में सबसे बड़ा 43% बॉक्स ऑफिस राजस्व का योगदान करता है। तमिल सिनेमा और तेलुगु सिनेमा फिल्में 36% राजस्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग दक्षिण भारत की 4 फिल्म संस्कृतियों को एक इकाई के रूप में परिभाषित करता है। ये कन्नड़ सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तेलुगु सिनेमा और तमिल सिनेमा हैं। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, लेकिन इनमें फिल्म कलाकारों और तकनीशियनों के आदान प्रदान और वैश्वीकरण ने इस नई पहचान के जन्म में मदद की। भारत से बाहर निवास कर रहे प्रवासी भारतीय, जिनकी संख्या आज लाखों में है, उनके लिए भारतीय फिल्में डीवीडी या व्यावसायिक रूप से संभव जगहों में स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। इस विदेशी बाजार का भारतीय फिल्मों की आय में 12% तक का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में संगीत भी राजस्व का एक साधन है। फिल्मों के संगीत अधिकार एक फिल्म की 4-5% शुद्ध आय का साधन हो सकते हैं। इतिहास। भारत में सिनेमा का इतिहास फिल्म युग की शुरुआत तक फैला हुआ है। ल्यूमियर और रॉबर्ट पॉल की लंदन में चलती हुई तस्वीरों की स्क्रीनिंग के बाद व्यावसायिक छायांकन दुनिया भर में सनसनी बन गया और 1896 के मध्य तक बंबई में लुमियरे और रॉबर्ट पॉल दोनों फिल्मों को दिखाया गया था। मूक फिल्में 1890 से 1920। 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन द्वारा एक फिल्म प्रस्तुति कलकत्ता स्टार थिएटर में एक स्टेज शो में की गई। स्टीवेंसन के प्रोत्साहन और कैमरा से हीरालाल सेन, एक भारतीय फोटोग्राफर, ने उस स्टेज शो के दृश्यों से द फ्लावर ऑफ पर्शिया, फारस के फूल, फिल्म बनाई। एच.एस. भटडेकर की द रेसलर्स, पहलवान, जो मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती मैच को दिखती है, किसी भारतीय द्वारा शूट की हुई पहली फिल्म थी। ये पहली भारतीय वृत्तचित्र फिल्म भी थी। दादा साहेब तोरणे की पुंडलिक, एक मूक मराठी फिल्म, पहली भारतीय फिल्म थी जो 18 मई 1912 को कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ, मुंबई, भारत में रिलीज हुई। कुछ लोगों का मत है कि पुंडलिक पहली भारतीय फिल्म के सम्मान की अधिकारी नहीं है, जिसके कई कारण हैं। 1. उनकी यह फिल्म एक लोकप्रिय मराठी नाटक की रिकॉर्डिंग मात्र थी। 2. इसका चलचित्रकार जॉनसन एक ब्रिटिश नागरिक था। 3. इस फिल्म की प्रोसेसिंग लंदन में हुई थी। भारत की पहली पूरी अवधि की फीचर फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। दादा साहब भारतीय फिल्म उद्योग के अगुआ थे। वो भारतीय भाषा और संस्कृति के विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत महाकाव्यों के तत्वों को आधार बनाकर राजा हरिश्चंद्र, मराठी भाषा की मूक फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में पुरुषों ने महिलाओं का किरदार निभाया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म का सिर्फ एक ही प्रिंट बनाया गया था और इसे कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में 3 मई 1913 को प्रदर्शित किया गया। फिल्म को व्यावसायिक सफलता मिली और इसने अन्य फिल्मों के निर्माण के लिए अवसर प्रदान किया। तमिल भाषा की पहली मूक फिल्म कीचक वधम का निर्माण रंगास्वामी नटराज मुदालिया ने 1916 में किया। मुदालिया ने मद्रास में दक्षिण भारत के पहले फिल्म स्टूडियो की स्थापना भी की। पारसी उद्यमी जमशेदजी फ्रामजी मदन के मदन थिएटर पहली भारतीय सिनेमा थिएटर श्रृंखला थे। जमशेदजी 1902 से हर साल 10 फिल्मों का निर्माण और उनका भारतीय उपमहाद्वीप में वितरण करते थे। उन्होंने कोलकाता में एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी की स्थापना भी की। एल्फिंस्टन का 1919 में मदन थिएटर लिमिटेड में विलय हुआ, जिसके माध्यम से बंगाल के कई लोकप्रिय साहित्यिक कार्यों को स्टेज पर आने का मौका मिला। उन्होंने 1917 में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का निर्माण भी किया, जो दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र का रीमेक थी। रघुपति वेंकैया नायडू एक कलाकार थे जो मूक और बोलती भारतीय फिल्मों के अगुआ थे। 1909 से वो भारतीय सिनेमा इतिहास के कई पहलुओं से जुड़े थे, जैसे कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में फिल्मों के प्रचार और बढ़ावे के लिए भ्रमण। वो मद्रास के पहले भारतीय सिनेमा हॉल गेयटी टॉकीज के निर्माता और स्वामी थे। उन्हें तेलुगु सिनेमा के पिता के रूप में श्रेय दिया गया। दक्षिण भारत में पहली तमिल टॉकी कालिदास तमिल को 31 अक्टूबर 1931 को रिलीज किया गया था। नटराज मुदलियार ने मद्रास में दक्षिण भारत का पहला फिल्म स्टूडियो स्थापित किया। 20वीं सदी के प्रारंभिक सालों में सिनेमा भारत की जनता के विभिन्न वर्गों में एक माध्यम के रूप में लोकप्रिय हुआ। सिनेमा टिकट को कम दाम पर आम जनता के लिए सस्ता बनाया गया।
आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए अतिरिक्त आराम देकर प्रवेश टिकट के दाम बढ़ाए गए, क्योंकि मनोरंजन के इस सस्ते माध्यम सिनेमा की टिकट बम्बई में एक आना के कम दाम में मिलती थी, इसीलिए दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में नजर आने लगी। इसके साथ ही भारतीय व्यावसायिक सिनेमा की विषय वस्तु को जल्दी से जनता के आकर्षण के हिसाब से ढाला गया। युवा भारतीय निर्माता भारत के सामाजिक जीवन और संस्कृति के तत्वों को सिनेमा में सम्मिलित करने लगे। अन्य निर्माता विश्व के कई कोनों से विचार लाने लगे। इन सब वजहों से दुनिया भर के फिल्म दर्शक और फिल्म बाजार भारतीय फिल्म उद्योग के बारे में जानने लगे। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश फिल्मों को अमेरिकी फिल्मों पर प्राथमिकता देने के लिए इंडियन सिनेमेटोग्राफ इंक्वायरी कमेटी गठित की। आईसीसी में टी रंगाचारी के नेतृत्व में 3 ब्रिटिश और 3 भारतीय मेंबर थे। इस कमेटी ने ब्रिटिश फिल्मों को समर्थन देने की वांछित सिफारिश देने की जगह नवजात भारतीय फिल्म उद्योग को समर्थन की सलाह दी। परिणाम स्वरूप इनकी सिफारिशों को खारिज कर दिया गया। टॉकीज 1930 मध्य -1940 के दशक। अरेशर ईरानी ने पहली भारतीय बोलती फिल्म आलमारा 14 मार्च 1931 को रिलीज की। ईरानी केवल 7 महीने बाद 31 अक्टूबर 1931 को रिलीज हुई पहली दक्षिण भारतीय बोलती फिल्म एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कालिदास के निर्माता भी थे। जुमई शास्त्री पहली बंगाली बोलती फिल्म थी। टॉकीज के भारत आगमन के बाद कई फिल्म स्टारों की मांग बहुत बढ़ गई और वह अभानी के माध्यम से आरामदायक आमदनी कमाने लगे। चित्तौड़वी नागया पहले बहुभाषी फिल्म अभिनेता, गायक, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक थे। वो भारत के पॉल मुनी के रूप में जाने जाते थे। 1932 में टॉलीवुड का नाम बंगाली फिल्म उद्योग के लिए रखा गया, क्योंकि ये टॉलीगंज नाम का हॉलीवुड के साथ तुकबंदी था। टॉलीगंज तब भारतीय फिल्म उद्योग का केंद्र था। बॉम्बे ने बाद में टॉलीगंज को उद्योग के केंद्र के रूप में पछाड़ दिया और बॉलीवुड और कई अन्य हॉलीवुड से प्रेरित नामों को जन्म दिया। 1937 में ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने कलकत्ता में शूट हुई अपनी पहली भारतीय फिल्म सावित्री रिलीज की। 75,000 के बजट में बनी यह फिल्म प्रसिद्ध नाटक म्यलवम बाल भारती समाजम पर आधारित थी। निर्देशक सी. पुलैया ने इसमें थिएटर अभिनेता विमुरी गगैया और दसारी रामाथिलकम को यम और सावित्री के रूप में लिया। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में माननीय डिप्लोमा मिला। 10 मार्च 1935 को एक और अग्रणी फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने असमिया में अपनी पहली फिल्म जॉयमोती बनाई। फिल्मों के बारे में और जानने के लिए ज्योति प्रसाद बलिंग गए। इंद्रमलती एक और फिल्म है जिसे उन्होंने खुद जॉयमोती के बाद निर्मित और निर्देशित किया था। पहला तेलुगु फिल्म स्टूडियो दुर्गा सिनेटोन 1936 में निदामृथी सुरैया द्वारा राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा में ध्वनि तकनीक की प्रगति के साथ संगीत और संगीतमय फिल्में जैसे इंद्र सभा और देवी देवयानी के माध्यम से फिल्मों में नाच और गाने का प्रारंभ हुआ। देवदास जैसी फिल्मों की देशव्यापी सफलता के बाद और फिल्म निर्माण के एक शिल्प के रूप में उदय के साथ कई मुख्य शहरों चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में फिल्म स्टूडियो उभरे। 1940 की फिल्म विश्व मोहिनी भारतीय फिल्म जगत को दर्शाने वाली पहली फिल्म है। इस फिल्म को Y.V. राव ने निर्देशित किया और बलेजेपल्ली लक्ष्मीकांता कवि ने लिखा था। स्वामीकनु विंसेंट कोयम्बटूर में पहले सिनेमा हॉल का निर्माता ने टेंट सिनेमा की शुरुआत की, जिसमें शहर या गांव के नज़दीक खुले मैदान में टेंट लगाकर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। एडिसन ब्रांड सिनेमा मेगाफोन नामक पहला स्थायी टेंट सिनेमा मद्रास के एस्प्लेनेड में शुरू हुआ। 1934 में हिमांशु राय, देविका रानी और राजनारायण दुबे ने उद्योगपति F.E. दीनशो, सरफिरोज सेठना के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो शुरू किया। पुणे के प्रभात स्टूडियो ने मराठी दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण शुरू किया। फिल्म निर्माता R.S.D. चौधरी की फिल्म व्राथ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इसमें भारतीयों को नेताओं के रूप में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस तरह के चित्रण पर रोक थी। तुकाराम वरकरी संत और आध्यात्मिक कवि के जीवन पर आधारित 1936 की फिल्म संत तुकाराम 1937 वेनिस फिल्म समारोह के दौरान प्रदर्शित हुई और किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई पहली फिल्म बन गई। 1938 में गुडावल्ली रामाब्रह्मम द्वारा सह-निर्मित और निर्देशित सामाजिक समस्या फिल्म रायथू बिड्डा ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित की गई, क्योंकि इसमें किसानों द्वारा जमींदार के विरुद्ध बगावत दिखाई गई थी। भारतीय मसाला फिल्म रोमांस नाच गाने वाली व्यावसायिक फिल्म के लिए कटबोली शब्द
का उद्भव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा ने एस वासन के फिल्म चंद्रलेखा के साथ पूरे भारत में शोहरत हासिल की। 1940 के दशक के दौरान पूरे भारत के सिनेमा हॉलों में से आधे से ज्यादा दक्षिण भारत में थे और सिनेमा को सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में देखा जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भारत विभाजन की वजह से भारत की सिनेमा परिसंपत्तियां भी विभाजित हुई और कई स्टूडियो नवनिर्मित पाकिस्तान के पास चले गए। बंटवारे का विवाद और दंगे अगले कई दशकों तक फिल्म निर्माण के लिए चिरस्थायी विषय बने रहे। भारत की स्वतंत्रता के बाद एस.के. पाटिल समिति ने भारतीय सिनेमा की तहकीकात व समीक्षा की। एस.के. पाटिल समिति प्रमुख ने भारत में सिनेमा को कला, उद्यम और मनोरंजन का मिश्रण कहा और इसके व्यावसायिक महत्व पर भी ध्यान दिया। पाटिल ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की सिफारिश भी की। इस परामर्श को मानते हुए 1960 में पूरे भारत के प्रतिभाशाली फिल्मकारों की आर्थिक मदद के लिए इसकी स्थापना की गई। भारत सरकार ने 1948 फिल्म डिवीजन को स्थापित किया, जो आगे चलकर सालाना 200 लघु वृत्तचित्र का निर्माण करके विश्व का सबसे बड़ा वृत्तचित्र निर्माता बन गया। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन कम्युनिस्ट झुकाव वाले एक कला आंदोलन ने 1940 और 1950 के दशक में स्वरूप लिया। इप्टा के कई यथार्थवादी नाटकों जैसे 1944 में विजन भट्टाचार्य का नबन्ना ने भारतीय सिनेमा में यथार्थवाद की जड़ें मजबूत की। इसका उदाहरण ख्वाजा अहमद अब्बास की धरती के लाल है। इप्टा प्रेरित आंदोलन लगातार सच्चाई और वास्तविकता पर जोर देता रहा, जिसके फलस्वरूप मदर इंडिया और प्यासा सरीखी भारत की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1944 से 1960 की काल अवधि फिल्म इतिहासकारों द्वारा भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग मन जाता है। पूरे भारतीय सिनेमा इतिहास की समीक्षकों द्वारा सर्वाधिक प्रशंसित फिल्में इस समय निर्मित हुई थी। इस अवधि में बंगाली सिनेमा के नेतृत्व में एक नया समानांतर सिनेमा आंदोलन उभरा। इस आंदोलन की कुछ पहले उदाहरण फिल्मों चेतन आनंद की नीचा नगर, ऋत्विक घटक की नागरिक और बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन ने नव यथार्थवाद और नई भारतीय लहर की नींव रखी। पथेर पांचाली, जो कि सत्यजीत राय की अपूत्रई का पहला भाग था, ने रॉय के भारतीय सिनेमा में प्रवेश की घोषणा थी। अपूत्रई ने विश्व भर के प्रधान फिल्म समारोहों में प्रमुख पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा में समानांतर सिनेमा आंदोलन को सुदृढ़ता से स्थापना की। विश्व सिनेमा पर इसका प्रभाव उन युवा कमिंग ऑफ नाटक फिल्मों के रूप में देखा जा सकता है जो 1950 से कला घरों में बाढ़ के रूप में फैल रही है और अपूत्रई की कर्जदार हैं। चलचित्रकार सुब्रत मित्र, जिनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली थी, का विश्व सिनेकला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी एक ज़रूरी तकनीक थी बाउंस लाइटिंग, जिसका इस्तेमाल करके वह सेट पर दिन के प्रकाश का प्रभाव लाते थे। उन्होंने इस तकनीक को अपराजितो अपूत्रई का दूसरा भाग की शूटिंग के दौरान पहली बार इस्तेमाल किया। कुछ और प्रयोगात्मक तकनीक जिनकी सत्यजीत राय ने अगुवाई करी उसमें शामिल हैं फोटोनेगेटिव फ्लैशबैक, एक्स रे विषयांतर प्रतिद्वंदी की शूटिंग के दौरान कैंसिल हुई द एलियन नामक फिल्म के 1967 में लिखी हुई पटकथा को स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म ई.टी. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की प्रेरणा माना जाता है। सत्यजीत राय और ऋत्विक घटक ने आगे चलकर कई और समीक्षक प्रशंसित कला फिल्म का निर्देशन किया। उनके अनुसरण उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अन्य प्रशंसित स्वतंत्र भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन, मणि कौल, अडूर गोपालकृष्णन, जी. अरविंदन और बुद्धदेव दासगुप्ता ने किया। 1960 के दशक में इंदिरा गांधी के सूचना और प्रसारण मंत्री कार्यकाल में उनके हस्तक्षेप से फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा और भिन्न सिनेमाई अभिव्यक्ति वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। व्यावसायिक बॉलीवुड हिंदी सिनेमा भी कामयाब हो रहा था। इस दौर की प्रशंसित फिल्मों में गुरुदत्त की प्यासा एंड कागज के फूल और राज कपूर की आवारा एंड श्री 420। ये फिल्में उस दौर के सामाजिक विषय जो कि उस वक्त के शहरी कामकाजी वर्ग की जिंदगी से जुड़े थे को दर्शाती थी। आवारा में शहर को भयावह और खूबसूरत सपने की तरह दिखाया गया, जबकि प्यासा ने शहरी जीवन के मायाजाल की आलोचना की। कुछ प्रसिद्ध फिल्में भी इस समय निर्मित हुई, जैसे महबूब खान की मदर इंडिया, जिसे विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार का नामांकन भी मिला, और के. आसिफ की मुगल-ए-आजम, वी. शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ को हॉलीवुड फिल्म द डर्टी डॉजन की प्रेरणा भी कहा जाता है।
बिमल रॉय द्वारा निर्देशित और ऋत्विक घटक द्वारा लिखित मधुमती ने पुनर्जन्म के विषय को लोकप्रिय पश्चिम संस्कृति में बढ़ावा दिया। अन्य लोकप्रिय मुख्य धारा के फिल्मेकर थे कमाल अमरोही और विजय भट्ट। 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल में चेतन आनंद की सामाजिक यथार्थवादी फिल्म नीचा नगर के प्रधान पुरस्कार जीतने के बाद 1950 और 1960 के दशक में भारतीय फिल्में लगातार कांस पाल्मे d'Or के मुकाबले में बानी रही और उनमें से कई फिल्मों ने पुरस्कार भी जीते। सत्यजीत राय ने अपू त्रयी की अपनी दूसरी फिल्म अपराजितों के लिए वेनिस फिल्म समारोह में स्वर्ण सिंह और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण भालू और 2 रजत भालू भी जीते। रे के समकालीन ऋत्विक घटक और गुरु दत्त की उनके जीवन काल में हालांकि उपेक्षा हुई, पर 1980 और 1990 के दशक में विलंब के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। राय को घटक और दत्त के साथ 20वीं शताब्दी का सिनेमा के महानतम फिल्मकारों में से एक माना जाता है। 1992 में साइट और साउंड समीक्षक मतदान में राय को 10 सर्वकालीन श्रेष्ठ निर्देशकों में 7 चुना, जबकि 2012 में साइट और साउंड के श्रेष्ठ निर्देशकों मतदान में दत्त को 73 स्थान मिला। शिवाजी गणेशन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने जब उन्होंने 1960 के एफ्रो एशियाई फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता और 1995 में फ्रेंच सरकार ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर में शेवलियर का सम्मान दिया। तमिल सिनेमा और द्रविड़ राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा और कई प्रसिद्ध फिल्म व्यक्ति जैसे CN अन्नादुरै, MG रामचंद्रन, M करुणानिधि और जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इस स्वर्ण युग की कई फिल्में की गिनती समीक्षकों और निर्देशकों के मतानुसार सर्वकालीन श्रेष्ठ फिल्में में की जाती है। इस दौरान दक्षिण भारतीय सिनेमा महाग्रंथ महाभारत पर आधारित कुछ फिल्म निर्माण हुए, जैसे मायाबाजार, IBN लाइव के 2013 मतदान के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म इंडोनेशियाई फिल्म समारोह में नार्थनसला ने सर्वश्रेष्ठ निर्माण योजना और S.V. रंगा राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। साइट और साउंड समीक्षक मतदानों में सत्यजीत राय की कई फिल्मों को स्थान मिला, जिनमें अपू त्रयी, दी अपू ट्रायलॉजी, जलसाघर, चारुलता एंड अरण्यर दिन रात्रि। 2002 साइट और साउंड समीक्षक और निर्देशक मतदान में गुरु दत्त की प्यासा और कागज के फूल, ऋत्विक घटक की मेघे ढाका तारा और कोमल गांधार, राज कपूर की आवारा, विजय भट्ट की बैजू बावरा, महबूब खान की मदर इंडिया और के. आसिफ की मुगल-ए-आजम भी शामिल थी। 1998 में एशियाई सिनेमा मैगजीन सिनेमाया के समीक्षक मतदान में भी राय की अपू त्रयी, चारुलता और जलसाघर, घटक की सुवर्णरेखा स्थान मिला। 1999 में द विलेज वॉयस के सदी की सर्वश्रेष्ठ 250 फिल्म मत में फिर से अपू त्रयी को मतों को मिलकर 5वां स्थान मिला। 2005 में अपू त्रयी और प्यासा को टाइम मैगजीन की सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्थान मिला। आधुनिक भारतीय सिनेमा 1970 के दशक में भी श्याम बेनेगल जैसे कई फिल्मकार यथार्थवादी समानांतर सिनेमा का निर्माण करते रहे। इस दौरान सक्रिय फिल्मकार थे सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, बुद्धदेव दासगुप्ता और गौतम घोष। बंगाली सिनेमा में के बालचंदर, बालू महेंद्र, भारतीराजा और मणि रत्नम। तमिल सिनेमा में अडूर गोपालकृष्णन, शाजी एन करुण, जी अरविंदन, जॉन अब्राहम, भारथन और पद्मराजन। मलयालम सिनेमा में नीरद एन. मोहपात्रा। उड़िया सिनेमा के N.T. शास्त्री और B. नरसिंह राव। तेलुगु सिनेमा में और मणि कौल, कुमार शाहानी, केतन मेहता, गोविंद नेहलानी और विजया मेहता। हिंदी सिनेमा में फिल्म फिनांस कॉरपोरेशन ने ऐसी कई फिल्मों की आर्थिक मदद भी की, लेकिन कला फिल्मों के प्रति इस झुकाव की सरकारी उपक्रमों की जांच कमेटी ने 1976 में व्यावसायिक सिनेमा को बढ़ावा न देने के लिए आलोचना भी की। दक्षिण भारतीय अभिनेता कमल हसन को 6 साल की आयु में अपनी पहली फिल्म कलाथुर कन्नम्मा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण मेडल मिला। 94 उन्हें भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए 1990 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला। 93 हासन को ममूटी और अमिताभ बच्चन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिले हैं। तमिल फिल्म थेवर मगन के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी हासन को निर्माता के तौर पर मिला है। कमल ने 5 भाषा में रिकॉर्ड 19 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते हैं। 2000 में अपना आखिरी अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने फिल्मफेयर को लिखकर और अपने आप को अवार्ड न देने की गुजारिश की। 83 95 2003 में रॉटरडैम फिल्म समारोह में उनकी फिल्में हे राम, पुष्पक, नायकन और कुर्दीपूर्ण निर्देशक फोकस में प्रदर्शित हुई। 96
2004 में पुचोन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विरुमांडी ने पहला सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का खिताब जीता। 41-96 1970 के दशक में व्यावसायिक सिनेमा ने भी कुछ चिरस्थायी फिल्में जैसे आनंद, अमर प्रेम इन कटी पतंग, जिन्होंने राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार या महानायक बनाया, के साथ उन्नति हासिल की। 1970 दशक के आखिरी सालों में अमिताभ बच्चन जंजीर और भारतीय सिनेमा की सफलतम फिल्मों में से एक शोले जैसी एक्शन फिल्मों के साथ अपनी एंग्री यंग मैन की छवि बनाई और भारत के दूसरे महानायक का दर्जा प्राप्त किया। धार्मिक फिल्म जय संतोषी मान जिसने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े 1975 में रिलीज हुई। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद की लिखी हुई दीवार एक आपराधिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें एक पुलिस अफसर शशि कपूर अपने गैंगस्टर भाई से लड़ता है जिसका चरित्र असली स्मगलर हाजी मस्तान पर आधारित था। इस फिल्म को डैनी बॉयल ने भारतीय सिनेमा की असली पहचान बताया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धार की कहानी बताती 1979 तेलुगु फिल्म संकरभरणम को 1981 के बेसाको फ्रेंच फिल्म समारोह का जनता का पुरस्कार मिला। पट्टाभिराम रेड्डी निर्देशित 1970 कन्नड़ फिल्म संस्कारा ने दक्षिण भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन की शुरुआत करी। इस फिल्म को लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कांस्य तेंदुआ सम्मान मिला। कई तमिल फिल्मों विश्व भर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रीमियर या प्रदर्शित हुई हैं, जैसे मणि रत्नम की कन्नथील मुथामित्तल, वसंत बालन की वेयिल और अमीर सुल्तान की परूथी वीरन। कांचीवम का प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ था। तमिल फिल्में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी अवार्ड के लिए 8 बार भेजी गई है। मणि रत्नम की नायकन टाइम मैगजीन की सर्वकालीन 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में भी शामिल की गई है। के.एस. सेथु माधवन निर्देशित मरूपकम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाली पहली तमिल फिल्म थी। दक्षिण भारतीय मलयालम सिनेमा का स्वर्ण युग 1980 के दशक और 1990 के शुरुआती वर्षों में था। उस काल के कुछ सर्वाधिक प्रशंसित फिल्मकार मलयालम सिनेमा से थे, जिनमें अडूर गोपालकृष्णन, शाजी एन करुण, जी अरविंदन और टी.वी. चंद्रन प्रमुख हैं। अडूर गोपालकृष्णन, जिन्हें सत्यजित राय का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, ने इस समय अपनी कुछ सर्वाधिक प्रशंसित फिल्में निर्देशित की, जिनमें एलिपथायम लंदन फिल्म समारोह में सुदरलैंड ट्रॉफी विजेता, मथिलुका वेनिस फिल्म समारोह में सम्मान विजेता प्रमुख हैं। शाजी एन करुण की पहली फिल्म पिरावी को कांस फिल्म फेस्टिवल में कैमरा डी और सम्मान मिला, जबकि उनकी दूसरी फिल्म स्वयं 1994 के कांस फिल्म फेस्टिवल के पॉम डी और की प्रतियोगिता में थी। व्यावसायिक मलयालम सिनेमा को भी जयन की एक्शन फिल्मों से बढ़ावा मिला। व्यावसायिक हिंदी सिनेमा 1980 और 1990 के दशक में एक दूजे के लिए मिस्टर इंडिया, कयामत से कयामत तक, तेजाब, चांदनी, मैंने प्यार किया, बाजीगर, डर, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों की रिलीज के साथ और बढ़ता रहा। इनमें कई नए कलाकार जैसे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान ने अभिनय किया था। इस बीच में शेखर कपूर की कल्ट श्रेष्ठ फिल्म बैंडिट क्वीन भी बनी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1990 के दशक के अंत में समानांतर सिनेमा का व्यावसायिक और समीक्षक रूप से सफल फिल्म सत्या के कारण पुनर्जन्म हुआ। भारतीय माफिया मुंबई अंडरवर्ल्ड से प्रेरित यह एक आपराधिक ड्रामा था जिसका निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था और इसके लेखक थे अनुराग कश्यप। इस फिल्म की सफलता से एक नई भिन्न शैली मुंबई नोयर का उदय हुआ। ये शहरी फिल्में मुंबई की सामाजिक समस्याओं का चित्रण करती हैं। कुछ और मुंबई नोयर फिल्में हैं मधुर भंडारकर की चांदनी बार एंड ट्रैफिक सिग्नल, राम गोपाल वर्मा की कंपनी और इसकी पिछली कड़ी डी, अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे। विशाल भारद्वाज की 2014 फिल्म हैदर उनकी विलियम शेक्सपियर के भारतीय रूपांतरण त्रयी की मकबूल एन ओमकारा के बाद तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म ने 9वें रोम फिल्म समारोह में मोंडो श्रेणी में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। आज के युग में अन्य सक्रिय कला फिल्म निर्देशक हैं मृणाल सेन, मीर शानी, बुद्धदेव दासगुप्ता, गौतम घोष, संदीप रे और अपर्णा सेन बंगाली सिनेमा में, संतोष सिवना और मणि रत्नम तमिल सिनेमा में, नीरद एन मोहपात्रा ओडिया सिनेमा के. टी. शास्त्री और बी. नरसिंह राव इक्ककेनी कुटुंबा राव, देवा कट्टा तेलुगु सिनेमा में, अडूर गोपालकृष्णन, शाजी एन करुण, टी.वी. चंद्रन मलयालम सिनेमा में, मणि कौल, कुमार शाहानी, केतन मेहता, गोविंद निहलानी, मीरा नायर,
नागेश कुकुनूर और सुधीर मिश्रा हिंदी सिनेमा में और दीपा मेहता, अनंत बालानी, होमी अड़ाजानिया, विजय सिंह और सुनी तारापोरवाला भारतीय अंग्रेजी सिनेमा में। ग्लोबल आदान प्रदान। भारतीय फिल्मकार उपनिवेशी राज के दौरान यूरोप से फिल्म उपकरण खरीदते थे। ब्रिटिश सरकार ने दूसरा विश्व युद्ध के समय पर युद्धकालीन प्रचार फिल्मों के निर्माण के लिए पैसे भी दिए, जिनमें से कुछ में भारतीय सेना को धुरी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करते हुए दिखाया गया, विशेषकर जापान का साम्राज्य, जो भारत की सीमा में घुसपैठ भी कर ली थी। बर्मा रानी ऐसी ही एक कहानी थी, जो म्यांमार में जापानी कब्जे के खिलाफ ब्रिटिश और भारतीयों द्वारा किए नागरिक विरोध को दिखाती है। आज़ादी से पहले के व्यापारी जैसे जे.एफ. मदन और अब्दुल्ली यूसुफ ग्लोबल सिनेमा में व्यापार करते थे। भारतीय सिनेमा के दूसरे क्षेत्रों के साथ शुरुआती संपर्क तब दिखे जब भारतीय फिल्मों ने सोवियत यूनियन, मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया आदि में प्रवेश किया। मुख्यधारा फिल्म अभिनेता जैसे रजनीकांत और राज कपूर ने एशिया और पूर्वी यूरोप भर में अंतर्राष्ट्रीय शोहरत पाई। भारतीय फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम और फिल्म समारोहों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस माध्यम से समानांतर बंगाली फिल्मकारों जैसे सत्यजीत रे ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई और उनकी फिल्में यूरोपियन, अमेरिकी और एशियाई दर्शकों में सफलता पाई। राय की फिल्मों ने तत्पश्चात विश्वव्यापी प्रभाव डाला और मार्टिन स्कोर्सेसी, जेम्स आइवरी, अब्बास कियारोस्तामी, एलिया कजान, फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट, स्टीवन स्पीलबर्ग, कार्लोस सौरा, जॉन लुक गोडार्ड, एसओ टाकाटा, ग्रेगोरी नावा, इरा साक्स और वेस एंडरसन उनकी सिनेमाई शैली से प्रभावित हुए और कई अन्य जैसे अकीरा कुरोसावा ने उनके काम की तारीफ की। वो युवा कमिंग ऑफ नाटक फिल्में जो 1950 से कला घरों में बाढ़ के रूप में फैल रही है, अप्पू त्रयी की कर्जदार है। सुब्रत मित्र की बाउंस लाइटिंग तकनीक, जिसका इस्तेमाल करके वह सेट पर दिन के प्रकाश का प्रभाव लाते थे, का भी काफी प्रभाव पड़ा। राय की फिल्म कंचनजंगा ने एक कथा संरचना शैली का इस्तेमाल किया जो बाद में प्रचलित हाइपरलिंक सिनेमा से मिलती है। 1980 के पश्चात कुछ पहले अनदेखे भारतीय फिल्मकार जैसे ऋत्विक घटक और गुरुदत्त ने मरणोपरांत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तमिल फिल्मों ने दक्षिण पूर्व एशिया के दर्शकों में लगातार लोकप्रियता बनाई है। चंद्रलेखा के बाद मुथु जापानी भाषा में डब होने वाली दूसरी तमिल फिल्म थी और 1998 में इसने रिकॉर्ड $1.60 मिलियन की कमाई करी। 2010 में एंथीरन ने उत्तर अमेरिका में रिकॉर्ड $4 की कमाई की। कई एशियाई और दक्षिण एशियाई देश पश्चिमी सिनेमा के मुकाबले भारतीय सिनेमा को अपनी संवेदनाओं के निकट पाते हैं। जिग्ना देसाई का मानना है कि 21वीं शताब्दी तक भारतीय सिनेमा सीमाहीन हो गया था और उन सब जगहों तक फैल गया था जहां प्रवासी भारतीय सार्थक संख्या में रहते हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का विकल्प बन रहा था। हाल ही में भारतीय सिनेमा का प्रभाव पश्चिमी संगीतमय फिल्मों पर भी पड़ रहा है और इसने इस शैली के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण सहायता करी है। बाज लुहरमनम ने कहा है कि उनकी सफल संगीतमय फिल्म मॉलिन रूज बॉलीवुड संगीतमय फिल्मों से सीधी प्रभावित थी। मॉलिन रूज की व्यावसायिक और समीक्षक सफलता से मरणासन पश्चिमी संगीतमय फिल्म शैली में नई दिलचस्पी पैदा की और इसका नवजागरण हुआ। डैनी बॉयल की अकादमी अवार्ड विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर भी भारतीय फिल्मों से सीधी प्रभावित थी और हिंदी व्यावसायिक सिनेमा को एक श्रद्धांजलि भी मानी जाती है। कुछ भारतीय फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा, जाहनु बरुआ, सुधीर मिश्रा और पन्नलिन भी ग्लोबल दर्शकों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा को अमेरिकन अकादमी अवार्ड में भी पहचान मिली है। 3 भारतीय फिल्में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के अकादमी अवार्ड के लिए नामांकित हुई हैं। अकादमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय हैं भानु अथैया, सत्यजीत राय, ए.आर. रहमान, रेसुल पुकुट्टी एंड गुलजार। प्रेरणा और प्रभाव। भारतीय लोकप्रिय सिनेमा की परंपराएं 6 प्रमुख प्रभावों से बनी है। पहला, प्राचीन भारतीय महाकाव्यों महाभारत और रामायण ने भारतीय सिनेमा के विचार और कल्पना पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, विशेषकर कथानक पर। इस प्रभाव के उदाहरण है साथ की कहानी, पीछे की कहानी और कहानी के अंदर कहानी की तकनीक। लोकप्रिय भारतीय फिल्मों के प्लॉट में अक्सर कहानी उपकथाओं में फैल जाती है। ये कथानक का प्रसार 1993 की फिल्म खलनायक और गर्दिश में देखा जा सकता है। दूसरा, प्राचीन संस्कृत नाटक अपनी शैलीबद्ध स्वरूप और प्रदर्शन पर महत्व के साथ संगीत, नृत्य और भाव भंगिमा मिलकर जीवंत कलात्मक इकाई का निर्माण करते हैं, जहां नृत्य और अनुकरण स्वांग नाटकीय अनुभव का केंद्र हैं।
संस्कृत नाटक नाट्य के नाम से भी जाने जाते हैं। नाट्य शब्द की उत्पत्ति नृत्य शब्द मूल से हुई है, जिससे संस्कृत नाटक के भव्य नृत्य नाटक चरित्र का पता चलता है, जिस परंपरा का पालन आज भी हिंदी सिनेमा में हो रहा है। अभिनय की रास विधि, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन संस्कृत नाटक के काल में हुई थी, एक मूल गुण है जो भारतीय सिनेमा को पश्चिमी सिनेमा से भिन्न करता है। रास विधि में अभिनेता समानुभूति के भाव दिखाता है, जिसे दर्शक महसूस करता है। पश्चिमी स्टानिस्लावस्की पद्धति के विपरीत, जहां अभिनेता को अपने चरित्र का जीता जागता अवतार बनना चाहिए। अभिनय की रास पद्धति लोकप्रिय भारतीय सिनेमा, इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है।